दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के एक छोटे से द्वीप हेल्गोलैंड को दिखाते हुए, जहां 513 लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे क्योंकि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए और जो बचे हुए लोग हैं वो ज़ॉम्बीज बन गए। इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए ये लोग हेल्गोलैंड आइलैंड पर आ गए और यहाँ धीरे धीरे इन 513 लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बना ली और खेती वगैरह करके अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन खाने पीने का सामान काफी कम था, इसलिए इस आइलैंड पर केवल 513 लोग ही रह सकते थे और अगर एक भी मेंबर यहाँ बढ़ गया तो इन लोगों को काफी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए जब भी इस आइलैंड पर कोई बच्चा पैदा होता था तब वोटिंग के जरिए उस इंसान को चुना जाता था जो अपनी जान दे सके, ताकि आइलैंड पर लोगों की आबादी कंट्रोल में रह सके। वहीं अब हम एक बोर्ड पर सभी सर्वाइवर के नाम के आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए देखते हैं जो इन्हें तब मिलते हैं जब ये कोई अच्छा काम करते हैं और इस तरह इनका नाम ऊपर बढ़ता रहता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने गलत काम किया तो उसका नाम नीचे चला जाता है। इस आइलैंड के लोगों को मैनेज करने के लिए काउंसिल कमेटी भी है जिसकी सुपीरियर बिएट्रिस नाम की एक लेडी होती है। इसके बाद हमें 15 साल आगे की कहानी को दिखाया जाता है जहां पूरे शहर के लोग एक हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं क्योंकि आज एमिली नाम की एक लड़की अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। इस पूरे सीन को लोला नाम की एक रिपोर्टर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। अब रूल के हिसाब से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी दूसरे इंसान को अपनी जान देनी होती है, इसलिए एमिली के पिता खुद अपनी जान देने का फैसला करते हैं और एक चट्टान से कूद जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में एमिली एक बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरे बच्चे को भी इस दुनिया में ला रही होती है क्योंकि उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। ये देखकर बिएट्रिस एक बार फिर काउंसिल कमेटी की मीटिंग रखती है और सभी लोगों से इस बारे में बात करती है। काफी देर तक सोचने के बाद ये लोग वोटिंग करने का डिसाइड करते हैं ताकि वोटिंग के जरिए पता चल सके कि किस इंसान को सैक्रिफाइस करना है। अब दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन और हेनरिक नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो बोर्ड पर अपनी रैंकिंग देख रहे थे। क्रिश्चियन की रैंक 511 नंबर पर थी। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और हेनरिक से कहता है कि अगर मुझे मारने के लिए चुना गया तो मैं अपनी जान नहीं दूंगा। लेकिन हेनरिक उसे वार्न करते हुए कहता है कि पिछली बार एक आदमी ने इस तरह से बचने की कोशिश की थी पर इन लोगों ने उसे जबरदस्ती पिंजरे में कैद करके समुंदर में फेंक दिया था। इसके बाद हम 512 नंबर पर मौजूद एलिसे नाम की एक बुजुर्ग लेडी को देखते हैं जिसकी अब काफी उम्र हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग उसे बिल्कुल यूजलेस समझते थे। वही सबसे आखिरी पोजीशन यानी 513 रैंक पर जिस शख्स का नाम होता है वो था इटियन, जो कि एक वर्कर है और उसे सब लोगों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मारेक और उसके बेटे लाइनस पर। ये दोनों एक लैब में उसी वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम जूडिथ नाम की एक लेडी को देखते हैं जो यहाँ के अथॉरिटीज में से एक थी। कुछ देर के बाद वो मारेक के साथ शहर के सभी लोगों को दवाइयाँ देने के लिए जाती है और जब ये दोनों एटियन के घर पहुँचते हैं तब इन्हें देखकर एटियन की वाइफ लीसा जूडिथ पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि उसकी वजह से एटियन जैसा एक हार्ड वर्किंग इंसान लिस्ट में आखिरी रैंक पर आया है और इसलिए इन्हें सजा के तौर पर राशन भी कम मिलता है। ये सुनकर जूडिथ उसे जवाब देते हुए कहती है कि एटियन ने दवाई चोरी की थी इसलिए उसे क्रिमिनल माना गया है। लेकिन लीसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ मेरे लिए दवाई चोरी कर रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे दवा देने से मना कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमिली पर जो अपने कमरे में सो रही थी। तभी यहाँ एलिसी आकर चुपचाप उसके बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है पर तभी एमिली की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से उससे अपना बच्चा छीन लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिसे वोटिंग के चक्कर में उसके बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, पर वो उससे कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इधर मारेक अपने लैब से दवाई छुपा कर लाता है और उसे लोरे नाम की एक लेडी को दे देता है, पर उसे ये सब करते हुए जूडिथ देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से सुपरमार्केट में मौजूद बिएट्रिस के पास जाती है और मारेक ने जो किया वो सब बता देती है। पर बिएट्रिस उसे कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना क्योंकि इस वक्त हमें मारेक की जरूरत है, लेकिन एक दिन हम उसे सजा जरूर देंगे और उसके बाद मैं उसकी जगह तुम्हें दे दूंगी। इन दोनों की ये सब बातें क्रिश्चियन और हेनरिक भी सुन रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक बच्चा गिर जाता है और उसका सारा सामान टूट जाता है। ये देखकर हेनरिक को एक आइडिया आता है और वो क्रिश्चियन से कहता है कि यही रैंक बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है, तुम जल्दी से जाकर उस बच्चे की मदद करो ताकि लोगों की नजरों में तुम ऊपर उठ सको। हेनरिक की बात मानकर क्रिश्चियन भी ऐसा ही करता है और उस लड़के को अपना खाना दे देता है। जब बिएट्रिस उन्हें ऐसा करते हुए देखती है तो उसे काफी खुशी होती है, इसलिए वो हेनरिक और क्रिश्चियन को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने का ऐलान करती है। तभी हेनरिक की नजर एटियन और लीसा पर पड़ती है जो किसी स्टोर में आए हुए थे। हेनरिक ये बात अच्छी तरह से जानता था कि लीसा को राशन बहुत कम मिल रहा है, इसलिए वो उनके पास जाकर उनसे कहता है कि
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। इस पर लीसा मना कर देती है, लेकिन पीछे खड़ी बेatrice इनकी बातें सुन लेती है और वो हेनरिक पर काफी गुस्सा करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में हेनरिक बेatrice का ही बेटा है। इसके बाद हम पीटर नाम के एक पेशेंट को मारेक की लैब में देखते हैं, जिसे जबरदस्ती बाहर के दुनिया से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था और उस पर अलग अलग वैक्सीन्स का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेनरिक लीसा के पास जाकर उसे कुछ खाना ऑफर करता है और बदले में इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर वो इसके लिए मना कर देती है। लेकिन हेनरिक फिर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक सायरन बज जाता है और उसे लीसा को छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल्जर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग आइलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें सोल्जर्स की लीडर मिया वापस लौटने को कहती है, पर वो उसकी एक बात नहीं मानते और बैरियर काटने लगते हैं। और ये देखकर मिया एक आदमी को शूट कर देती है और फिर सभी लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन हेनरिक अपने मजे के लिए एक एक करके सभी को शूट कर देता है। अब वोटिंग का दिन आ जाता है और सभी लोग एटीएन के खिलाफ वोट करते हैं, यानी अब उसे अपनी जान देनी होगी। पर लीसा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वो हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से कहती है कि मेरा हस्बैंड बेगुनाह है, बस वो तो मेरे लिए दवाइयां ला रहा था। साथ ही इस बात का भी खुलासा करती है कि उसने हेनरिक को मारने के लिए वोट किया था, क्योंकि उसने खाने के बदले लीसा के साथ इंटीमेट होने की बात कही थी। ये सुनकर हॉल में जितनी भी लेडीज मौजूद होती हैं, वो हेनरिक के खिलाफ बोलने लगती है। इसलिए बेatrice को ना चाहते हुए भी हेनरिक को आइलैंड से निकालना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैब पर, जहाँ ज्यादा एक्सपेरिमेंट की वजह से अब पीटर की मौत हो चुकी थी। ये देखकर मारेक को काफी बुरा लगता है और वो उसकी डेड बॉडी को जलाने के बाद अपने घर आ जाता है। यहाँ उसका बेटा लाइनस उससे मिया की टीम के साथ मेनलैंड यानी बाहर की दुनिया में जाने के लिए कहता है, पर मारेक इसके लिए मना कर देता है। लेकिन लाइनस उसकी एक नहीं सुनता और अगले ही दिन कुछ सोल्जर्स के साथ बायो सूट पहनकर उनकी बोट पर चला जाता है। अब उनके साथ हेनरिक भी था, जिसे ये लोग सजा के तौर पर बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे। और कुछ देर के बाद ये मेनलैंड पर भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक सोल्जर हेनरिक से कहता है कि वह बोट से उतरकर नीचे चला जाए, पर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर हांस नाम का एक सोल्जर गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, क्योंकि उसकी बहन के साथ भी हेनरिक ने गलत काम किया था। और फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर बेatrice अपनी एक एम्प्लॉय के साथ वाटर सप्लायर के एक चीफ इंजीनियर से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि पानी का मीटर खराब हो चुका था। बेatrice जब उस इंजीनियर से बात कर रही होती है, तब उसकी एम्प्लॉय की नजर एक रेडियो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस आइलैंड पर रेडियो रखना इल्लीगल था। अब चीफ मीटर को ठीक करने के बाद बेatrice से अपनी वाइफ को भी इस आइलैंड पर लाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इधर सभी सोल्जर लाइनस को बोट पर रुकने की कहकर पूरे शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात अर्ल नाम के एक आदमी से होती है। ये सोल्जर्स उसे खाने का कुछ सामान देते हैं और इसके बदले में अर्ल इन्हें 2 बड़े बड़े बॉक्सेस और कुछ दवाइयां देता है। वहीं दूसरी तरफ लाइनस, जो कि इन सभी सोल्जर का बोट पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी ये जब नहीं आते, तो वो बोट से उतरकर आसपास घूमने के लिए चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात मौजिक नाम के एक आदमी से होती है। वो लाइनस को एक दवाई की बोतल देकर कहता है कि मेरे पास एक शिप है जिसमें ऐसी कई सारी दवाइयां हैं, तुम अगर इन्हें पीना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर लाइनस मौजिक के साथ उसके शिप पर चला जाता है, जहाँ मौजिक उसे काफी सारी दवाइयां दिखाता है, पर वो लाइनस के सामने एक शर्त रखता है और उससे कहता है कि इनके बदले तुम्हें मुझे और मेरे दोस्तों को अपने आइलैंड पर लेकर जाना होगा। जिसके बाद बोट से काफी सारे लोग बाहर निकल आते हैं। ये देखकर लाइनस बिना टाइम वेस्ट किए फौरन यहाँ से भाग जाता है। इधर ये सभी सोल्जर बोट की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आकर एक सोल्जर पर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर बाकी सोल्जर उसे शूट करके मार देते हैं और किसी तरह बोट तक पहुंच जाते हैं। पर यहाँ लाइनस मौजूद नहीं होता है। इससे पहले कि ये उसे ढूंढ पाते, काफी सारे सिटीजन इनकी तरफ आने लगते हैं, जिस वजह से ये लोग लाइनस को लिए बिना ही फौरन यहाँ से निकलने लगते हैं। पर बोट की आवाज सुनकर लाइनस जल्दी से शिप से बाहर निकल आता है और भागते हुए बोट पर कूद जाता है, पर उसके पीछे पीछे मौजिक भी आ जाता है, जो बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर उसे शूट करके मार देते हैं। कि तभी उनकी नजर लाइनस के सूट पर जाती है, जो कि अब फट चुका था। उसके फटे हुए सूट को देखकर सोल्जर्स को लगता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो गया हो, इसलिए वो उसे एक इंजेक्शन देकर यहीं बेहोश कर देते हैं और आइलैंड पर वापस लाने के बाद उसे लैब में क्वारंटीन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ मारेक अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। तब लाइनस उसे मौजिक द्वारा दी गई दवाई दिखाता है और उसे जो कुछ भी शिप पर हुआ वो सब बता देता है।
ये सुनकर मारेक जल्दी से उस दवाई को टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये असली वैक्सीन है। इसलिए वो बिएट्रिस के पास जाकर उसे दोबारा अपने सोल्जर्स को उस शिप पर भेजने के लिए कहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दवाई को यहाँ लाया जा सके। पर बिएट्रिस इसके लिए मना कर देती है क्योंकि पिछली ट्रिप में उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इधर हम मेनलैंड में अर्ल के गार्ड्स को देखते हैं जहाँ उन्हें पानी में मॉजिक की लाश मिलती है और उसके हाथ में उन्हें एक दवाई की बोतल भी मिलती है, जिसे देखने के बाद अर्ल अपने गार्ड्स को ऐसी और दवाइयां ढूंढने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरिक को देखते हैं जो शहर में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे रास्ते में वेल्मा नाम की एक लेडी दिखाई देती है जो लोगों को कुछ न कुछ देकर उनकी मदद किया करती थी। हेनरिक उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है और वेल्मा उससे खुश होकर उसे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लेती है। इसके बाद वेल्मा हेनरिक को एक थिएटर में लेकर जाती है जो कि असल में उसका घर था। इसके बाद वो हेनरिक के सामने बार बार अर्ल का नाम लेने लगती है, जिस पर वो उसी अर्ल के बारे में पूछता है, लेकिन वेल्मा उसे कुछ नहीं बताती है। जैसी रात होती है हेनरिक मौका मिलते ही वेल्मा को मार देता है और उसका सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बिएट्रिस लीसा से मिलने के लिए जाती है और उसे एक जॉब ऑफर करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे इस शहर की सारी जानकारी लाकर दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। ये सुनकर लीसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस जॉब के लिए मान जाती है, पर असल में ये सिर्फ बिएट्रिस का एक प्लान था। इधर लैब में लाइनस की जगह अब जूडिथ को काम में लगा दिया जाता है और जब वो अर्ल के द्वारा दिए गए उन 2 बड़े बॉक्सेस को खोल कर देखती है तो उसमें एक आदमी और एक लेडी को कैद करके रखा गया होता है, जिन पर अब मारेक वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करने वाला था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, यहाँ लैब में एक सोल्जर की डेथ हो जाती है और उसके पूरे शरीर पर लाल निशान बन जाते हैं, यानी वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। वहीं जब लाइनस अपनी बॉडी को देखता है तो उसे भी सेम वैसा ही निशान नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। इसके बाद हम काउंसिल की एक मीटिंग को देखते हैं जहां बिएट्रिस उस पेशेंट की मौत का जिम्मेदार मिया को ठहराते हुए कहती है कि उसने अपनी टीम को सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया था, इसी वजह से वो सोल्जर इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए बिएट्रिस उसके 100 पॉइंट्स कम कर देती है और उसे सजा के तौर पर जेल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तभी इसी हॉल में मौजूद लोला की बेटी फियोना अचानक खांसने लगती है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि शायद वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। इसलिए सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं, पर असल में फियोना प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके बच्चे को इल्लीगल माना जाएगा। इसी डर की वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के पास जाती है, पर टॉम उससे वादा करते हुए कहता है कि वो उसका और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा। जिसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहां एक्सपेरिमेंट की वजह से अब उन दोनों पेशेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और इन्हें देखकर मारेक जूडी से कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वैक्सीन बनानी ही होगी। इधर आइलैंड पर अर्ल अब मॉजिक के लोगों से मिलता है और उन्हें इसकी बॉडी दिखाकर कहता है कि इसे आइलैंड के लोगों ने मारा है। अगर तुम लोग मुझे दवाई के बारे में बता दोगे तो मैं तुम सबकी जिंदा रहने में मदद करूंगा। ये सुनकर स्पार्क नाम का एक आदमी आगे आता है और अर्ल से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मुझे आइलैंड पर लेकर जाना होगा। कुछ देर सोचने के बाद अर्ल इसके लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ मारेक जेल में मिया से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जेल की सजा को कम करा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मेनलैंड पर जाकर उस शिप से वो वैक्सीन लेकर आओ। लेकिन मिया इस काम को करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हम हेनरिक को देखते हैं जिसे मेनलैंड पर कैनिबल की एक गैंग पकड़ लेती है, पर हेनरिक अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अर्ल के लिए काम करता है। ये सुनकर कैनिबल गैंग उसे अर्ल से मिलवाने के लिए ले जाते हैं, पर अर्ल तो उसे जानता भी नहीं था, इसलिए वो हेनरिक को मारने वाला ही होता है कि तभी वो जोर से चीख कर कहता है कि मैं बिएट्रिस का बेटा हूँ और गलती से यहाँ पे आ गया हूँ। इसके बाद वो अर्ल को वेल्मा की मौत के बारे में बताता है कि वो वायरस की वजह से मारी जा चुकी है, लेकिन अर्ल पहले से ही सारी सच्चाई जानता था, इसलिए वो हेनरिक से कहता है कि तुम्हें आइलैंड से निकाला गया था और वेल्मा की मौत की वजह वायरस नहीं बल्कि तुम हो, तुमने उसकी जान ली है। ये सुनकर हेनरिक के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए आइलैंड के सभी सीक्रेट्स और डोर्स के बारे में अर्ल को बता देता है, जिससे खुश होकर वो हेनरिक को मारने का इरादा कैंसिल कर देता है। वहीं अब हम एक काउंसिल मीटिंग को देखते हैं जहां वाटर सप्लायर के इंजीनियर की वाइफ काइसो का इंटरव्यू लिया जाता है क्योंकि उसे दवाइयों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। लेकिन तभी कमेटी मेंबर्स को पता चलता है कि एक दूसरी कैंडिडेट ने भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, जिसका नाम जेनियला है। जेनियला असल में एक सर्जन है, इसलिए कमेटी मेंबर काइसो की जगह जेनियला को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसे इस आइलैंड पर बुलाया जाता है, पर उसकी शिप में दूसरी गैंग के 2 लोग छुप कर आ जाते हैं
इधर अपनी वाइफ को सिलेक्ट ना होता देख इंजीनियर को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो मेनलैंड पर जाने का फैसला करता है। लेकिन बिएट्रिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो पूरे आइलैंड पर इकलौता इंजीनियर था जो वाटर सिस्टम को ठीक कर सकता था। दूसरी तरफ अब एटियन को बिएट्रिस की मदद से विंड मिल में नई जॉब मिल जाती है, जहां काम करने के दौरान उसे एक शराब की बोतल मिलती है जिसे वो अपने बॉस को दे देता है, जिसके बाद बॉस उस बोतल की सारी शराब पी लेता है और नशे की हालत में ही काम करने के लिए चला जाता है। इतने में ही यहाँ इंजीनियर भी हाथ में हथौड़ा लेकर आ जाता है और गुस्से में विंड मिल की सभी मशीनों को तोड़ने लगता है। ये देखकर बॉस जल्दी से उसे रोकने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका पैर टूट जाता है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है और फिर मारेक उसकी सर्जरी करता है। पर सर्जरी के दौरान उसकी नजर डेनियला पर पड़ती है तो वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा घबरा रही है, इसलिए वो इसकी वजह पूछता है। तब डेनियला उसे बताती है कि वो कोई सर्जन नहीं है, बस उसने ये सब किताबों में पढ़ा था। साथ ही वो मारेक से ये भी कहती है कि उसे पता है कि लाइनस इन्फेक्टेड है और इसलिए वो उसकी मदद भी करना चाहती है, पर मारेक उसकी सच्चाई किसी को ना बताए। इससे पहले कि मारेक कुछ कह पाता, यहाँ जूडिथ आ जाती है और उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो मारेक से कहती है कि मैं अब लाइनस के बारे में सबको बता दूंगी कि वो इन्फेक्टेड है। लेकिन तभी डेनियला पीछे से उस पर अटैक करके उसे मार देती है, जिसके बाद मारेक और डेनियला मिलकर उसकी लाश को पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फियोना पर, जिसका मिसकैरेज हो गया था, और जब मारेक उसे देखने के लिए जाता है तब फियोना की माँ उससे कहती है कि प्लीज तुम इसके बारे में बिएट्रिस को कुछ मत बताना, और इसके लिए मारेक भी मान जाता है। इधर बिएट्रिस जब लैब में जाती है तो उसे दीवार पर एक टूटा हुआ दांत रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये दांत किसी और का नहीं बल्कि जूडिथ का है। इसलिए वो फौरन मारेक के पास जाती है और उससे जूडिथ के बारे में बात करते हुए कहती है कि वो कहीं गायब हो गई है और मुझे लगता है कि उसे गायब करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। इस पर मारेक उसे बड़ी ही चालाकी से जवाब देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। ये सुनकर बिएट्रिस शांत हो जाती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि वो जूडिथ की मौत का इल्जाम इंजीनियर पर डाल देगी और लिसा की मदद से कुछ झूठे सबूत लोगों को दिखाकर ये साबित कर देती है कि जूडिथ की मौत का जिम्मेदार इंजीनियर है। इसके बाद हम एटियन को देखते हैं, जिसे अब विंड मिल का नया इंचार्ज बना दिया गया था। ये बात जब बॉस को पता चलती है तो वो गुस्से में एटियन के घर जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे जानबूझकर शराब की बोतल दी ताकि मेरे साथ वो एक्सीडेंट हो जाए और तुम मेरी जगह ले सको। इस पर एटियन ना में जवाब देता है। अब अगले दिन इंजीनियर के पैरों को बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और ये देखकर मारेक को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो लाइनस के पास जाकर उसे सब कुछ सच बताने का फैसला करता है। और इसके बाद हमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां एक दिन मारेक की मुलाकात सुपरमार्केट में काम कर रही बिएट्रिस से होती है, लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा बात नहीं करता है और अपने लैब में आ जाता है, जहां वो नर्स लोर के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने का काम करता है। इधर बिएट्रिस कुछ लोगों के साथ मिलकर सुपरमार्केट को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर यहाँ की फार्मेसी को भी अपने अंडर में कर लेती है। वहीं उसकी रिपोर्टर लोला उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लोगों के सामने यह प्रूफ करने की कोशिश करती है कि बिएट्रिस इस आइलैंड का लीडर बनने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन वो ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि मारेक इस फार्मेसी में काम करता है और उसके रास्ते में आ सकता है, इसलिए बिएट्रिस उसे एक ऑफर देती है कि वो जो चाहे अपनी मर्जी से दवाई बना सकता है, पर वो उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। मारेक तो उसकी बात मान जाता है, लेकिन आइलैंड पर जो मेयर था वो उसे अरेस्ट करने के लिए अपने अफसर भेज देता है, पर बिएट्रिस बड़ी ही चालाकी से उसे ही फंसा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मारेक की वाइफ पर, जो कि मेनलैंड पर रहकर वैक्सीन बना रही होती है कि तभी कुछ गुंडे यहाँ पे आकर उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिएट्रिस लोर को आइलैंड की आबादी को कंट्रोल रखने के लिए सिर्फ 513 लोगों को ही यहाँ रखने के लिए कहती है। पहले तो लोर इसके लिए मना करती है क्योंकि उन्हें आधे से ज्यादा आबादी को मारना होगा, लेकिन जब बिएट्रिस उसे धमकाती है तो वो इसके लिए राजी हो जाती है और फिर एक एक करके सभी लोगों को वायरस का इंजेक्शन लगाया जाता है और इस तरह कई लोग मारे जाते हैं, जबकि कुछ की रिपोर्ट्स चेंज कर उन्हें पॉजिटिव दिखाकर आइलैंड से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखकर मारेक जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने का फैसला करता है ताकि लोगों को बिएट्रिस की सच्चाई बता सके, पर इस बात को 15 साल बीत गए थे,
इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां लाइनस की मौत हो चुकी थी और अब मारेक अपने पूरे कन्फेशन को रिकॉर्ड कर देता है, लेकिन जेनियला आकर उस टैब पर गोली चला देती है क्योंकि वो अर्ल की गैंग मेंबर है। इधर अर्ल अब अपनी आगे की प्लानिंग शुरू करता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये सीरीज कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल फिल्म एडिक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।